हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। आई एम दीपक। मैं आपको साइंस एंड टेक के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो अभी शुरू करेंगे हम आज बायोटेक्नोलॉजी से। डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप सबको पता है बायोटेक्नोलॉजी जो है, इट इज़ यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म और जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उनको यूज़ करना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इंटेंडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये सिंपल डेफिनेशन होगी बायोटेक्नोलॉजी की कि आप जितने भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उनको यूज़ करो अपने डेली लाइफ के यूज़ के लिए भी और सम स्पेसिफिक यूजेस के लिए भी। तो अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? अब बहुत ही जनरल एग्जांपल है। आप जैसे कि कर्ड खाते हैं सब लोग, सबके लाइफ में वो रोल प्ले करता है। बायोटेक्नोलॉजी कैसे? वो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स होंगे। कर्ड है, या अल्कोहल मेकिंग है, या जीएम क्रॉप है। ये सब बहुत सिंपल एग्जांपल्स हो गए बायोटेक्नोलॉजी के। तो और अभी जैसे कोविड में डेवलपमेंट ऑफ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, these are all part of biotechnology. So this topic is very relevant and applications are so wide that it becomes important for यूपीएससी एग्जाम। तो फिर आगे चलते हैं। तो अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इनको भी हम अलग अलग इसमें फील्ड्स बना सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे अभी जैसे टूल्स क्या यूज़ किया, अपने एप्लीकेशन क्या कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट they can be divided into bioengineering, biomedical engineering, and biomaniufacturing, and these molecular engineering. So these are different sections of biotechnology based on their application. क्या यूज किया टूल आपने? अगर आप जैसे कि बायो इंजीनियरिंग कर रहे हो, यानी कि आप कोई चेंज कर रहे हो उसमें सेल में, ताकि आपका वो कोई कोई पर्पस पूरा हो रहा है उससे, तो उसको बायो इंजीनियरिंग कर देंगे आप। ठीक है। मेडिकल साइंस में आपने यूज़ किया, जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज़ कर लिया, तो वो हो गया आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसे करके आपके डिफरेंट डिफरेंट इसके सब सेक्शंस बन जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी। जनरली जो आप बायोटेक्नोलॉजी है, मैंने आपको जैसे बताया, ट्रेडिशनली भी यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी। और और अभी ट्रेडिशनली यूज हो रहा है, जो कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे उसको। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी को। तो ट्रेडिशनल यूज में क्या क्या आ गया? जैसे कर्ड, कर्ड जो आप बना रहे हो माइक्रोब्स के हेल्प से, दैट इज ऑल्सो अ यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपने एक ऑर्गेनिज्म का यूज किया अपने किसी काम के लिए, तो किस में आ गया? वो बायोटेक्नोलॉजी में आ गया। बट वो क्या है? ट्रेडिशनल है ये, मतलब उसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, आपने उसको ऐसे ही यूज कर लिया विदाउट मॉडिफिकेशन इन द नेचुरल फॉर्म यू आर यूजिंग, देन इट बिकम्स ट्रेडिशनल और ओल्ड फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी जैसे क्या है, अल्कोहल जो है फर्मेंटेशन से बनता है, सबको पता है। तो आपने कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया नहीं, आपने इंजीनियर नहीं किया, ऑलरेडी कोई फर्मेंटिंग वो है, माइक्रोव है, आप उसको यूज कर रहे हो फर्मेंटेशन के लिए। तो इट इज दैट्स व्हाई इट इज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। एंड similar examples are cheese, bread, and vinegar, and penicillin. Penicillin is a classic example of use of biotechnology, and same goes for all the yeah. These are the, as he mentioned, I mentioned, they use natural capabilities of the microorganism and the organism to uh, take the benefits. Modern biotechnology. Modern biotechnology, we manipulate the cell of the organism or the organism by editing some gene or removing some gene as per our uh, purpose or application. We modify the organism to suit our requirement. Then it is called modern biotechnology. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में पहले आता है आपका, जैसे आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, वो एग्जांपल हो गया आपके मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। आप क्या करें, टिश्यू और सेल कल्चर जो है, आपने ग्रो किया किसी टिश्यू को और सेल कल्चर को किसी आइसोलेटेड इक्विपमेंट में, तो वो क्या हो गया? एक आर्टिफिशियल मीडियम आपने यूज किया है सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दिस इज यूज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, एग्जांपल ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। Vaccine development is also example of modern biotechnology, where you take
सैंपल्स फ्रॉम द प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन फॉर एग्जांपल, स्पाइक प्रोटीन से आपने सैंपल लिया, उसका आपने यूज किया वैक्सीन डेवलपमेंट में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपने एक मॉडिफिकेशन किया उस प्रोटीन में, जो भी मॉडिफिकेशन होगा उससे जो वैक्सीन बनेगी, तो आप उसको यूज कर रहे हो, यानी कि आप मॉडिफाई कर रहे हो उसके फीचर्स को, ताकि वो आपका पर्पस पूरा करे, इसलिए वो हो जाएगा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो आप हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, कैसे ये जो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेल के कौन से पार्ट यूज कर रहे हैं, उसको देखेंगे इसके अंदर। तो आप जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उसमें ज़्यादातर में मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हैव डीएनए इन देम। डीएनए में है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो उनका, तो वो डीएनए होगा मोस्ट ऑफ द लिविंग। तो डीएनए जो है सब जगह होगा, तो उसकी उसकी यूज करेंगे। बट इन सर्टेन exception like viruses, they have only RNA as genetic material. There are very few viruses which have only RNA, and they have no DNA. That's why we for any biotechnology purpose we modify the DNA of the, हम DNA में चेंजेस करेंगे, जीन में चेंजेस करेंगे, तो ताकि वो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें अचीव हो सके उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उस माइक्रोब के अंदर, और हम उसको यूज कर पाए, तो वो हो जाएगा, बेसिस बनाता है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बेसिस क्या हो गया कि जो भी मॉडिफिकेशन होगी किस में होगी, जीन में होगी या आरएनए में होगी, एज पर द ऑर्गेनिज्म, एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब क्या है, डीएनए क्या करता है, पॉसिबल करता है क्या, मेक चेंजेस एंड मिक्स एंड मैच, मतलब अलग अलग फंक्शनल यूनिट है, जैसे जीन की जीन जो है, जीन है फंक्शनल यूनिट है ये जीन। अब ये जीन हम हमको एक डीएनए का स्ट्रैंड है पूरा, उसमें ये जीन हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। ये जो पर्टिकुलर जीन है इसका जो फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा जो इसका, वो हमारे लिए डिजायरेबल है, तो हम इसको डालेंगे, ताकि ये पूरा जो डीएनए होगा जो बनेगा उसके बाद, वो हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस आपने जो चेंज किया हमने, और मिक्स किया और मैच किया, तो चेंज क्या कर सकते, सपोज कोई जीन है यहाँ पे, कोई एक ऐसा जीन है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करना होगा, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो अब हम इसे रिमूव या सप्रेस कर देंगे, सप्रेस या रिमूव कर देंगे, सप्रेसर डाल के, तो ये आप क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा जीन, जो हमारा अनडिजायरेबल इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो ये हो गया चेंजेस। और मिक्स एंड मैच क्या है कि आप कोई अलग अदर ऑर्गेनिज्म का जीन जो है, डिजायर्ड जो उसका फीचर है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो डीएनए में, तो वो आ जाएगा, उसका फंक्शंस को हम फुलफिल करने के लिए हमने कुछ इसमें ऐड किया, तो हो गया आपका मिक्स एंड मैच। ये हो गया। तो जीन क्या है उसके लिए समझते हैं, जब जीन की एडिटिंग की बात कर रही है, जीन के रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, तो जीन आपको एक बेसिक जीन के बारे में बता देता हूँ। तो दीज आर फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जो आप पास करते हो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, उसको कॉमन लैंग्वेज में हेरिडिटी बोलते हैं। बट हियर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मीन्स दिस जीन डिटरमाइंस द फंक्शन ऑफ दैट सेल। फंक्शन क्या होगा उस सेल का या फिर उस स्ट्रैंड का, वो जीन डिटरमाइन करेगा। तो उसमें कोड होगी, जीन इज ए कोड, इट कंटेन्स द कोड फॉर मॉलिक्यूल दैट हैज फंक्शन। उस मॉलिक्यूल के लिए कोड होगा जिसका जी फंक्शन, जो हमें सपोज एग्जांपल, हमें एक प्रोटीन चाहिए, उसकी सिंथेसिस होनी है, तो उसके लिए जो कोड होगा वो जीन में स्टोर्ड है, तो वो उसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो जीन्स आर लोकेटेड, वेयर आर दे आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। डीएनए के पार्ट होते हैं। तो अब जैसे इस डायग्राम में देखो, एक सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में को जब आप वो करोगे, अनटैंगल करोगे, तो अनटैंगल करने पे बनता है पूरा डीएनए, और डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होगा, वो जीन होगा। तो वो जीन होगा क्या, ये फंक्शंस के लिए वो सेगमेंट है, तो वो जीन है। तो ये ऐसे ये बेसिक यूनिट बन जाता है हेरिडिटी का। ठीक है, और ह्यूमन में क्या होता है, जीन वेरी इन साइज फ्रॉम 100 डीएनए बेसिस टू मोर देन 2 मिलियन डीएनए, मतलब जीन जरूरी नहीं है, जैसे कि आपका ये जो बेसिस है, डीएनए के बेसिस है, तो
हो सकता है फ्यू हंड्रेड मिलके भी एक जीन बन जाए, हो सकता है मिलियंस भी बन के एक जीन बन जाए। तो ये वेरी करता है साइज में एज पर द फंक्शन। जितना कॉम्प्लेक्स पर फंक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका लेंथ होगा इन टर्म्स ऑफ द बेसिस। तो अभी अभी हम देखेंगे क्या होते हैं ये जो आपको टर्म्स बेसिस आ रहे हैं या फिर ये जो पेयर आ रहा है, इनके इनको हम एक्सप्लेन देखते हैं आगे। जीन मैपिंग क्या करता है? जीन मैपिंग से हमें पता चल जाता है कि जो जीन है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, उसका पोजीशन क्या है जीन का क्रोमोसोम के अंदर, तो उसको कहते हैं जीन मैपिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग में जीन मैपिंग यूज करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि ये एक डीएनए है, सपोज डबल हेलिक्स डीएनए है, तो ये पोर्ट इस पार्ट में कौन सा जीन है यहाँ पे और इस जीन का फंक्शन क्या है। ये जो प्रोसेस करते हैं हम इसका फंक्शन निकालते हैं, तो इसको कहेंगे हम जीन मैपिंग। इस प्रोसेस को सिंपल लैंग्वेज में जीन मैपिंग कहते हैं। तो अब जब जीन पढ़ना है तो हमें पहले डीएनए देख लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से बेसिक यूनिट है। तो यहाँ पे अभी हम डीएनए स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अभी डीएनए स्ट्रक्चर क्या है, आपको पता बताया कि हेरिडिटरी मटेरियल है ये ह्यूमन का, हेरिडिटरी मटेरियल है और ये न्यूक्लियस में होता है। तो ये दो टाइप टाइप के होते हैं डीएनए, मोस्टली जो होता है सारा न्यूक्लियस में होगा। कुछ डीएनए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं स्पेसिफिकली, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाकी जितने भी और डीएनए हैं दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बाकी क्या है, जो इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में क्यों बोल रहे हैं कि इसमें जो डीऑक्सी वो होता है शुगर टाइप है और राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिलके बनाते हैं ये जो ये आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियोटाइड्स है और ये जो स्ट्रैंड है ये बनता है आपका उससे शुगर से। तो शुगर और ये न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का पूरे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया और इसमें ये इसके जो बेसिक पेयर होते हैं। तो जो एक पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो ह्यूमन के अंदर जो क्या है कितने पेयर हो गए ह्यूमन डीएनए में, जैसे एग्जांपल ये 3.3 बिलियन होते हैं, ये 3.3 बिलियन ऑफ पेयर होंगे न्यूक्लियोटाइड के। तो जीनोम सीक्वेंसेस अभी देखते हैं क्या होता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग से ये डिफाइन हमने 3.3 बिलियन जो है उनको वो किया है, आइडेंटिफाई किया है पेयर्स को। तो अभी हम डीएनए के कंपोनेंट्स देखते हैं। तो डीएनए के जो मेन कंपोनेंट है वो है एक होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, दिस इज नाइट्रोजनस बेस। फिर होगा एक आपका शुगर, पेंटोज शुगर, एंड देन थर्ड पार्ट इज फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस जो होगा वो होगा आपके दो टाइप के होते हैं। ये एक हो गए प्यूराइंस, एक पैरामिडाइंस। पैरामिडाइंस जो होंगे वो प्यूराइंस जो होंगे दो टाइप के होंगे, एडिनिन एंड ग्वानिन। एडिनिन एंड ग्वानिन आर टू टाइप्स ऑफ प्यूराइंस। और पैरामिडाइंस होंगे वो तीन टाइप के होते हैं जनरली, वो साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। ये तीन टाइप के होते हैं। बट आपके डीएनए, आपके जो डीएनए में होंगे वो साइटोसिन होंगे और थायमिन होंगे। बट आरएनए में क्या होंगे, यूरासिल और थायमिन होंगे। तो डीएनए में साइटोसिन होगा आपका और जो कि नाइट्रोजनस बेस है, और एडेनिन होगा और ग्यूनाइन होगा। तो एडेनिन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड आपका ये हो जाएगा थायमाइन होगा। तो ये चार होंगे आपके आपके नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए। तो इन चारों की पेयरिंग कैसे होगी उसको देखते हैं हम। जो स्ट्रैंड होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये पेयर होते हैं सारे, ये जितने भी आपके नाइट्रोजन बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में पेयर होंगे। जैसे कि ए और टी जो है, ए और टी जो होंगे ये पेयर बनेंगे, ये डबल बॉन्ड से बनते हैं। और आपका जो सी और जी है, ये ट्रिपल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में पेयर होंगे। तो ये फॉर्म करते हैं, सपोज सपोज डीएनए है, ये डीएनए है तो इसके लैडर है, एक एक लैडर है। तो इस लैडर में जो होगा, ये एक लैडर है तो इसमें जो लैडर के रंग्स जो होंगे, जो ये दिस पार्ट्स लैडर के जो एक एक आपको ये दिख रही है स्टिक जैसी, ये पार्ट बनेंगे इनसे, ये बनेंगे आपको जो नाइट्रोजनस बेस है उनकी पेयरिंग से बनते हैं ये पार्ट।
और जो इसका स्ट्रैंड जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रैंड्स है, वो बनते हैं आपके शुगर एंड फॉस्फेट के से बनते हैं, मिलके बनते हैं ये वाले पार्ट। वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये शुगर एंड फॉस्फेट का ये जो है, ये आपका ये बना रहा है, स्ट्रैंड बना रहा है। और इसके रंग्स जो बना रहे हैं, जो लैडर के जो आपके एक एक लैडर है, लैडर की सीढ़ी जो बना रहा है, वो ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर बेस जो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है। तो न्यूक्लियोटाइड के ये क्या है, ये पेयर है, कि एक पेयर हो गया, ए और टी मिलके एक पेयर बना रहे हैं। तो आपको ऐसे पूरा डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है समझ में आ गया होगा यहाँ से। ठीक है। फिर अब जब डीएनए पढ़ रहे हैं, तो डीएनए के जो एप्लीकेशंस होते हैं, कि डीएनए को आपकी जो स्टडी क्यों कर रहे हैं हम, तो एक एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगी, कि सारा डीएनए जो होता है, ऑलमोस्ट ऑल द डीएनए आर सिमिलर, मतलब जितने रिपीट वो होते हैं ना, सबके डीएनए आपस में सिमिलर है, बट कुछ वेरिएबल एलिमेंट होते हैं। जो वेरिएबल एलिमेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उन बेस पेयर को, उनकी सीक्वेंसिंग करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इनको जो ये 1984 में ये एलेक जेफरी ने इसको वो किया था, डेवलप किया था टेक्निक को। इसमें वो जो बाकी जो सिमिलर है वो तो सब में सेम है, लेकिन वेरिएबल्स की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रिप है सपोज ये, तो वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स शो करेंगे बीच में। तो जो सिमिलर सिमिलर अगर डीएनए मैच होगा, तो इनका जो बनेगा वो भी सिमिलर आएगा। तो ये सपोज ये वेरिएबल है, दोनों में सिमिलर होंगे, तो ये फिंगरप्रिंटिंग को इनको मैच करते हैं। मैच करने पे अगर मैच हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कि ये मैच फाउंड हो गया। अगर नहीं होगा, ये सिमिलर नहीं आएगा, तो हो गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट मैचिंग। यानी कि ये किस में यूज होता है, सपोज और सबके जितने भी इंडिविजुअल होंगे सब में अलग आएंगे, यूनिक पैटर्न ऑफ मिनी सैटेलाइट्स होंगे। इनको मिनी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मिनी सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो जितने भी वो होंगे आपके इंडिविजुअल होंगे, उन सबके पैटर्न अलग होंगे। बट एक्सेप्शन इसमें यही है कि बस एक जो मोनोजाइगोटिक वो होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जैसे कि आपके आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, तो उनके जीन्स भी सेम होते हैं, तो उनका जो पैटर्न होगा बस वो सिमिलर होगा, बाकी सबके अलग होंगे पैटर्न। फिर क्या आएगा, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, एक वो देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। इनके एप्लीकेशन यही होंगे। क्या आपने जैसे कि कोई स्किन, हेयर, ब्लड सेल से इनके प्रोसेस को वो कर रहे हैं, कि कहाँ से ले सकते हैं डीएनए सैंपल, आप स्किन से ले सकते हो, हेयर से ले सकते हो, ब्लड सेल से ले सकते हो। और उसको प्यूरिफाई करते हैं डीएनए को सेल्स में से। अगर आपको, आप जब भी कोई सैंपल लेते हो तो आपको सेल मिलते हैं, जैसे कि हेयर लिया है तो उसको आपको एक सेल मिला है, और आपके स्किन का पार्ट आया आपके पास, तो एक सेल है आपके पास, उस सेल से आपको एक्सट्रैक्ट करना पहले डीएनए। आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को आप यूज करके क्या करोगे, उन फ्रेगमेंट को, जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है डीएनए के, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे। फ्रेगमेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डीएनए आपके पास हो जाएंगे, मतलब उसी उसी की कॉपीज बना लोगे आप, जो आपके पास, क्योंकि सैंपल छोटा है, आप उससे जो डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसकी बहुत सारी कॉपी बना लोगे। कॉपी बना के फिर आप जो सीक्वेंस, एग्जैक्ट सीक्वेंस जो है वो सेगमेंट के, उसको डिटरमाइन करके फिर वहाँ पे मैच कर सकते हो। सपोज आपके पास एक एविडेंस है साइट से, फॉरेंसिक में, आपने वहाँ पे एक आपको हेयर स्ट्रैंड मिला है, बट यू हैव मैनी मल्टीपल सस्पेक्ट, आगे बस 3-4 लोगों पे शक है आपको कि ये लोग हो सकते हैं मर्डरर। तो वो जो वहाँ पे साइट से आपने वो लिया है, सैंपल लिया है, अब वो 3-4 लोगों के जो डीएनए होंगे सीक्वेंसिंग उससे मैच करोगे, तो जब जिसका मैच आएगा उस सीक्वेंस से, वो दोनों एक हो जाएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा जो मैच नहीं कर रहा है दे आर इनोसेंट, बट जो मैच हो रहे हैं दे विल बी द कल्प्रिट। तो ऐसे आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एप्लीकेशन आपने जैसे बताया फॉरेंसिक टेक्निक में यूज होता है, अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो ये है। और क्या है, लीगल डिस्प्यूट्स में भी होता है। लीगल डिस्प्यूट्स की क्या, पैटर्निटी के लिए, अदर रिलेशन, सपोज समवन इज डिनाइंग कि उसका चाइल्ड नहीं है, उसका बच्चा नहीं है, तो उसको कैसे प्रूव करोगे, दोनों के डीएनए प्रिंटिंग करेंगे, फिंगर प्रिंटिंग, फिर दोनों को मैच करेंगे, इफ द मैच इज, उसमें मैच अगर होगा
तो यानी कि वो चाइल्ड है, सेम पेरेंटल उसके लिए पैटर्निटी टेस्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं इसको। फिर क्या कहते हैं, ऑर्गन डोनर होते हैं, तो ऑर्गन डोनर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करते हैं कि जितना ज़्यादा मैच हो रहा है यानी कि उतनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। तो आप ऑर्गन जब डोनेशन होता है, डोनर्स होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है कि हाँ, दिस डोनर इज़ मोस्ट सूटेबल देन अदर डोनर, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे आपने सैम्पलिंग करी है, फॉर सपोज आपने सैम्पलिंग करी, तो सोर्सेज ऑफ एरर कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे सैंपल कंटेमिनेशन से। आपने कहीं से उठाया है सैंपल, वहाँ पे हो सकता है कि एक अदर स्ट्रैंड ऑफ हेयर नॉट रिलेटेड द क्राइम था पहले से, तो आपको एक एरर हो सकता है कि वहाँ से आपका आ गया, कंटेमिनेट था वो पहले प्लेस पहले से भी, तो वो भी एक हो सकता है। और प्रिपरेशन में भी फॉल्ट हो सकता है, जैसे कि ये जो आप कर रहे हो उसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, इसमें सीक्वेंसिंग इन्वॉल्व है, तो हो सकता है किसी स्टेज में कोई डिफिकल्टी आए, कोई एरर हो जाए, तो वो हो जाएगा वहाँ पे, प्रिपरेशन प्रोसीड्यूर के में भी एरर हो सकता है। और इसलिए क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स भी एक सोर्स ऑफ एरर है। आप मैचिंग जब कर रहे हो, आपने अलग अलग सीक्वेंस बनाए, हो सकता है आपकी जो मैचिंग हो रही है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, और उससे क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है आपके उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए बार कोडिंग, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो आजकल, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर एक बार कोड होगा, बार कोड स्कैन किया, प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो डीएनए बार कोडिंग क्या है, एक अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, या फिर इसके लिए कि कोई स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। सपोज कोई एक एनिमल है, उसके एक टिश्यू को लेंगे, उसकी हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर लेंगे, सीक्वेंसिंग करके उसका एक बार कोड बनाया हमने। अब वो बार कोड क्या होगा, आपने उसको स्कैन किया तो जो जितने भी एनिमल है, जो जो एनिमल है उससे रिलेटेड, उसके बारे में सारी डिटेल होगी, वो आपके सामने आ जाएगी बारकोड के थ्रू। तो ये है डीएनए बारकोडिंग इन सिंपल लैंग्वेज। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि यूनिकली आइडेंटिफाई द कमर्शियल प्रोडक्ट, सपोज जैसे कि आप कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए बारकोड यूज करते हो, वैसे ही क्या कि स्पीसीज के लिए हमने एक एक बारकोड बना दिया डीएनए का यूज करके, उनके डीएनए का यूज करके। तो ये हो गया डीएनए बारकोडिंग। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज है, फिश हैं, सबके लिए बना सकते हैं इसका यूज करके। और इसका क्या किसमें यूज होता है, जीन फार्मिंग माइट्रोकोल, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, अभी आपको बताया था डीएनए दो जगह हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस में और माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए को इसमें मोस्टली यूज किया जाता है। तो इसमें आपको इस स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में ये आपको हेल्प करता है मेन। ठीक है, ये क्या है, उसका एम क्या है, आप क्यों कर रहे हो ये, ताकि वही आप जो भी वो रेफरेंस डेटाबेस तैयार करना है पूरे उस स्पीसीज के लिए, जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो। आप एक कोई भी एक बारकोड आप ऐसे जनरेट करो, कोई भी चाहता है किसी स्पीसी के बारे में इंफॉर्मेशन, वो बारकोड को देखेगा और उससे आप क्या करेगा, आप सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो उस एक्सेसिबल बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो द मेथड ऑफ बारकोडिंग डिफर ईच ऑफ दिस केसेस, जैसे ये बता रहे हैं ना कि आप डीएनए इन्वायरमेंट से भी उठा सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट सैंपल ले सकते हो ऑर्गेनिज्म के मिक्सचर से। फिर उसके बाद अगर टारगेट टिश्यू भी ले सकते हो किसी एनिमल का। दीज आर क्या डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द डीएनए सैंपल्स। तो डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करके जब डिफरेंट वेज है, तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा वे यूज कर रहे हैं, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट बार कोडिंग। तो अभी जैसे क्या टिश्यू सैंपल लोगे आप, तो बल्क सैंपल मिलती है, इसमें क्या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टैक्सोनोमिक ग्रुप, जैसे कि एक टैक्सोनोमिक कैट का ग्रुप है, तो कैट के ग्रुप में से बहुत सारे एनिमल का हम बोले के आप बना दोगे बारकोड। तो इससे क्या होगा, कैट की जो स्पीसीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी, जो मैचिंग वो होंगे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो एक जगह पे टैक्सोनोमिक ग्रुप के लिए है, पूरे पूरे टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्वेटिक माइक्रो इनवर्टिब्रेट सैंपल जो है, तो वो आपने कलेक्ट किया, तो पूरे कैसे कनेक्ट कर रहे हो, किक नेट से कर रहे हो, इंसेक्ट सैंपल से कर रहे हो कलेक्टेड, मेलाइज ट्रैप, तो ये ट्रैप्स को यूज करके आपने इनको कलेक्ट कर लिया। तो अब एक आप ट्रैप लगा रहे हो, तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट आएंगे ना, एक जैसा इंसेक्ट नहीं आएगा, जो जो इन्वायरमेंट में मौजूद है सारे, वो सब आएंगे एक साथ। तो इसलिए क्या होगा, वो एक पूरा बल्क सैंपल कहा जाएगा वैसे सैंपल को।
फिर क्या ई डीएनए, ई डीएनए सैंपल्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में जो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें उनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है एनिमल से। जैसे सपोज फीसेज है, उनके मतलब एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का, उसमें भी डीएनए सैंपल मिल सकते हैं। तो वो आपने उठाया है, तो उसमें क्या होगा कि आप डैमेज नहीं कर रहे हो, मतलब उस स्पीसीज को आप हर्ट नहीं किया, आपने उसको अप्रोच नहीं किया आप, लेकिन एनवायरनमेंट से उसका सैंपल ले पा रहे हो। तो वो भी एक मेथड होगा। तो आपने वाटर वाटर या सॉइल में भी प्रेजेंट है उनके डीएनए, जहाँ पे एनिमल रहेंगे, तो वो भी हो गया आपका एक एनवायरनमेंट से उठाया हुआ डीएनए हो गया सैंपल। तो इसमें क्या है, बल्क सैंपल एनवायरनमेंट सैंपल में क्या डिफरेंस होगा? तो ये जो बल्क सैंपल है, प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटी ऑफ और गुड क्वालिटी ऑफ डीएनए। आपने सीधे एनिमल को लिया है और बहुत सारा सैंपल लिया है, तो आपके पास पूरा क्वांटिटी होगा। और क्या होगा, गुड, बहुत ही गुड डायरेक्ट सोर्स है, तो गुड क्वालिटी होगा डीएनए का। इसका ये एडवांटेज होता है बल्क वाले का। एप्लीकेशन आपको जैसे बता रहा था मैं, कि आपने एक प्लांट लीव्स है, आपने एक प्लांट देखा, आपने एक प्लांट देखा है, प्लांट देखा, उसमें ना फ्रूट है, ना उसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है, बस आपके लीव्स लगे हुए हैं। तो उसमें अगर बारकोड लगा हुआ है, बारकोड आपने स्कैन करा उस प्लांट में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्लांट है, पूरी डिटेल आ जाएगी उस प्लांट के बारे में। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। पॉलन कलर, जैसे कि आप स्टडी करते हैं इंसेक्ट की, उनके पैटर्न की, बीज की भी स्टडी बहुत वो है। तो बीज की बीज जो होती है वो पॉलिनेटर होती हैं। व्हेन दे गो टू डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट प्लांट्स, दे कलेक्ट पॉलन ऑन देम। तो व्हेन वी कलेक्ट दो सैंपल्स, आपने वो पॉलन लिया, पॉलन को आपने स्टडी करी, तो देन यू कैन आइडेंटिफाई कि ये बी कौन कौन से फ्लावर पे गई है, या फिर कहाँ किस किस स्पीसीज पे इनका रोल है। तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्या, इंसेक्ट लार्वा जो होता है, इंसेक्ट लार्वा में क्या प्रॉब्लम होती है, इंसेक्ट लार्वा बहुत सारे एक कोकून में या फिर किसी में एक जैसे दिख सकते हैं, मतलब सिमिलर लुकिंग हो सकते हैं वो। बट उसकी जो आप वो करोगे ना, इनके वो जो डिफरेंट नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट स्किन, जैसे कि अब मौत हो गया, बटरफ्लाई होगी, तो दोनों के ककून जब देखोगे तो आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी। बट अगर वो बार कोडिंग कर लोगे आप उसकी, तो करेक्ट आपको पहले से पता चल जाएगा कि इनका क्या वो है, बार कोडिंग है अगर इसमें, तो आप डिटरमाइन कर लोगे इसको देखते ही कि ये मौत से रिलेटेड है और ये बटरफ्लाई से रिलेटेड है। तो ये आपको इजी कर देगा आपका काम। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनके बीच में कैरेक्टर ह्यूमन एंड। जैसे आपने एक्सक्रीटा मिला आपको जंगल में, आप उसको देखोगे, टाइगर का भी एक्सक्रीटा आपने देखा, तो उसको आपने एग्जामिन करा, तो आप उससे डिटरमाइन कर पाओगे क्या, कि ये इसका जो प्रे है, डाइट है, वो क्या है। तो प्रे उस डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइगर के वो होते हैं, आपका प्रे जो वेरी करता है। तो उस रीजन में कंजर्वेशन के लिए हमें कौन से और जो एनिमल्स है जिन जो इनका वहाँ डाइट है, तो उसको भी आप कंजर्व करोगे, तो हेल्प करेगा। तो इसलिए ये इसमें भी इसका रोल, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब हो गया आपके जो एप्लीकेशंस जो यूज़ हो रहे हैं ऑलरेडी, तो इम्पोर्टेंट होता है ये। फिर आते हैं हम क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम आपका जो एक न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है। मतलब ये डीएनए जो है वो मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, पैक्ड होते हैं, पैक्ड डीएनए जो है ना, उनको क्रोमोसोम बोल रहे हो आप। ठीक है। तो ये क्या है, जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, आप अनटैंगल करोगे, ये स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। डीएनए के जो स्ट्रैंड है, वो आपस में जब पैक होते हैं, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे खुल रहा है ये, तो ये जो है, इनको बोलते हैं हिस्टोन्स। ये प्रोटीन होती है जो बाइंड करती है उसको, बाइंड करके आपस में एक कॉम्पैक्ट शेप स्ट्रक्चर बना रही है। वो स्ट्रक्चर आप ये देख पा रहे हो, दैट इज क्रोमोसोम। ये आपका स्ट्रक्चरल वो डेफिनेशन हो गया क्रोमोसोम का। तो ये आपके ये डायग्राम देख रहे हो, ये आपको डिफाइन कर रहा है, सिंपल कर रहा है इसको। आप ये जो आपके क्रोमोसोम्स है सेल के अंदर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, इन सब के अपने अपने वो हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं। वो स्ट्रैंड्स को खोलोगे तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलता है डीएनए का। तो डीएनए मिलके बनाता है क्रोमोसोम। आरएनए, आरएनए आप देखेंगे, आरएनए क्या है, आपको बताया था जैसे कि कुछ सेल्स में जो होते हैं, एनिमल सेल्स जितने होते हैं सब में डीएनए होता है न्यूक्लियस में। बट एनिमल सेल में आरएनए भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेनली। तो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड।
राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें भी सेम कंपोनेंट है, इसके भी आपका नाइट्रोजनस बेस है, राइबोस शुगर है, वहाँ पे डीऑक्सी राइबोस था, यहाँ पे राइबोस शुगर, ये डिफरेंस होगा, और एक फॉस्फेट होगा। तो फॉस्फेट इनके इनके कॉम्बिनेशन से बनता है आरएनए। अब आरएनए बनाया तो आरएनए क्या है, वो जैसे डीएनए वाइटल है वैसे आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस अलग फंक्शन, अदर फंक्शन भी है, तो आरएनए का बहुत वाइटल रोल है आपके सेल के फंक्शनिंग में। तो ये क्या कि अलग अलग, जैसे डीएनए में हमने क्या देखा, डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो डबल हेलिक था, डबल हेलिक स्ट्रक्चर था, बट आरएनए में ये सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है जो सिंगल स्ट्रैंड है वो आपस में डबल हेलिक बना ले, तो ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीआरएनए, टीआरएनए ये करता है, टीआरएनए में ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है डबल हेलिक। फिर और ऐसे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में आरएनए का पॉसिबिलिटी है। तो इसमें फिक्स्ड कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अनलाइक डीएनए। डीएनए में क्या है, डबल डबल हेलिक स्ट्रक्चर होगा, आरएनए में वेरिड स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एंड देन शुगर को लेके भी डिफरेंस है। शुगर क्या था, वहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक था, यहाँ पे क्या है, राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक है, तो इसलिए बोले राइबोस शुगर है, वहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और सेम वैसी फंक्शंस में भी डिफरेंसेस हो गए, वो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर का देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें जेनेटिक ते फंक्शन में, इसके क्या स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं फंक्शन में क्या है। इसमें आपके फंक्शन में ऑफ आरएनए में आ जाएगा कैरिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ द इन सम वायरसेस, दो डीएनए कैरी द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द एनिमल एंड प्लांट सेल, बट in certain viruses, suppose HIV virus, only the RNA is responsible for carrying the genetic material because there is no DNA. फिर मेन जॉब क्या है आरएनए का, ट्रांसफर द जेनेटिक कोड नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सबको पता है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक सेल है, सेल में राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस साइट में, लेकिन डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो यहाँ से डीएनए का जो आप इंफॉर्मेशन जो ले जाएगा यहाँ तक, वो क्या करेगा, आरएनए के थ्रू जाएगा। आरएनए क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा जेनेटिक कोड, क्योंकि आपके जीन में है जेनेटिक कोड, उसको आरएनए लेके वहां तक जाएगा राइबोसोम में, और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रोटीन की। तो ये इसका ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जेनेटिक कोड का ट्रांसफर करने के लिए आरएनए का मेन जो मोटिव है, मतलब मेन फंक्शन ये होता है सेल के अंदर। तो फिर क्या है, तो और कुछ और भी वैलिड फंक्शंस भी है, जैसे कि सम आरएनए एक्ट एज एंजाइम्स, सच आरएनए एंजाइम्स आर कॉल्ड व्हाट, राइबो एंजाइम्स। राइबो एंजाइम्स होते हैं, तो वो क्या वो अदर फंक्शंस है अदर देन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड। अभी हम देखेंगे आरएनए के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए है, उनके क्या फंक्शंस है, उनको ब्रीफ में समझ लेते हैं ताकि आसानी होगी प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है ये प्रोसेस को समझने के लिए। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि आपका जो भी डीएनए है, डीएनए में, डीएनए सेल के अंदर है, डीएनए, डीएनए से आप एक सेल के बाहर जाएगा, जो जो चीज़ जा सकती है, डीएनए बाहर नहीं आ सकता आपके न्यूक्लियस से, तो सेल के बाहर क्या जाएगा, राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स में क्या चाहिए आपको, मैसेज चाहिए, मैसेज चाहिए कि आपको ये प्रोटीन बनानी है। ये मैसेज किसके थ्रू जाएगा, एमआरएनए के थ्रू, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा, एमआरएनए डीएनए से बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बन जाएगा आपका डीएनए से एमआरएनए मैसेंजर। और इसमें जो हेल्प करता है वो आरएनए, उसको बोलते हैं एंजाइम, वो आरएनए पॉलीमरेज होता है, इसके प्रेजेंस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब ये मैसेंजर आरएनए आपके राइबोसोम में जाएगा, राइबोसोम हैज टू कंपोनेंट मेनली, उसका एक तो होगा आपका राइबोसोम प्रोटीन से बना होगा, और राइबोसोमल आरएनए से, उसको बोलते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए इज कॉल्ड आरआरएनए। और ये आरआरएनए और जो मैसेंजर आरएनए है एमआरएनए, वो काम करते हैं मिलके, तो फिर वो आपके जो ट्रांसलेट करेंगे इंफॉर्मेशन को इनटू प्रोटीन्स, और इस ट्रांसलेशन के लिए चाहिए होता है आपको एक ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, तो उसको बोलते हैं टीआरएनए। ये तीनों जो आरएनए के टाइप है, एमआरएनए जो कि आपका मैसेंजर आरएनए हो गया, आपका हो गया आरआरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए हो गया, और टीआरएनए जो कि आपका हो गया ट्रांसफर
आरएनए, तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जब मिलेंगे तब जाके आपका बनेगा क्या, प्रोटीन सिंथेसिस होगी इन द राइबोसोम। तो इनमें कौन कौन हेल्पिंग एंजाइम है, वो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है हेल्पिंग एंजाइम होगी, जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हेल्प कर रही है। यहाँ पे हो गया। तो इन्हीं प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, इनको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, इन इंजीनियरिंग को, इसी प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी में अपना आगे यूज करते हैं, सेल मॉडिफिकेशन में, जीन मॉडिफिकेशन में इनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी हम देखते हैं क्या है ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है, आपका जो आरएनए है, आरएनए अगर कोई फॉरेन बॉडी आती है आपकी बॉडी में, तो वो चाहेगी कि वो अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करे आपके सेल में, बट वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो एक फॉरेन वो है आरएनए। सपोज एक वायरस अटैक करता है, तो वो क्या करेगा, जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसका एक बहुत इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में बहुत इमेंस रोल है। वो कैसे करता है, तो वो को सेपरेशन से करता है। को सेपरेशन हो गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, इनको बोलते हैं पीटीजीएस, इसको करता है, क्वेलिंग से करता है। मतलब जो भी आपका आरएनए का जो फंक्शंस था उसको ये इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट कर देगा और इंटरफेयर करेगा उसके ट्रांसलेशन में आगे। जब आपका ट्रांसफर ना हो पाए, आपके राइबोसोम में वो प्रोटीन ना बना पाए, उसके लिए वो इंटरफेरेंस करेगा। तो इसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब आरएनएआई। तो वो हो गया आपका आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस। और इसके क्या, इसके यूज भी कर सकते हैं हम, किस लिए, कि जीन जीन एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में ना, आपका जो जीन का फंक्शन है उसको स्टडी करने के लिए। सपोज आपने इंटरफेयर किया किसी पर्टिकुलर जीन को और वो फंक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि ये जो जीन जो है ये फंक्शन करता था, वो नहीं हो पा रहा है, तो मतलब इस जीन का ये फंक्शन था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो पर्टिकुलर जीन का फंक्शन। और जब पर्टिकुलर जीन का फंक्शन आपको पता होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे, कि ये वो डिजायर्ड फंक्शन अगर है, तो हम उस जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी प्लांट या एनिमल में। तो इसका आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का मतलब ये ब्रीफ है, कि आपको इसका यूज करके आप डिटरमाइन कर सकते हो फंक्शन ऑफ द जीन। और दूसरा ये कि आप इनहिबिट करते हो ग्रोथ ऑफ अदर प्रोटीन्स विच आर अनडिजायरेबल फॉर द बॉडी, और बॉडी नेचुरली भी ये करती है, और इम्यूनोथेरेपी में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया कि बेसिक क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए, उनके स्ट्रक्चर देख लिए, और उनके क्या क्या यूजेस है, बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं वो सब हमने अभी तक स्टडी कर लिया। तो आप इसके बेसिस पे जैसे इससे क्वेश्चंस भी रिलेटेड आते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार, कि यूपीएससी ने क्या पूछा हुआ है इसमें। तो यूपीएससी ने पूछा 2019 का ये क्वेश्चन है आपको, ये आप देख आपके बोर्ड पे यहाँ पे है, ये आप इसका आंसर कर सकते हैं साथ में। ये देखो, विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, मतलब विच इज नॉट करेक्ट, यू हैव टू फाइंड कि आप इनमें से क्या नहीं कर सकते हो। अभी मैंने आपको जो डिटेल बताई है, तो पहले क्या, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्या ये कर सकते हैं, हम डिफरेंट स्पीसीज के अगर हमने सेगमेंट उठाए हैं और डीएनए में चेंजेस करके, क्या हम ये फंक्शन कर सकते हैं। या फिर पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, क्या हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं आर्टिफिशियल डीएनए, आर्टिफिशियल डीएनए के पीसेस। ये सेकंड स्टेटमेंट होगी। अ पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट ऑफ एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड लिविंग सेल इन लेबोरेटरी, आप लिविंग सेल के बाहर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या डीएनए को, ये हो गया एक। और सेल्स टेकन आउट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी और पेट्री डिशेस, क्या आप सेल डिवीजन और वो आप क्या कर सकते हैं, टिश्यू को कल्चर ग्रो कर सकते हैं कल्चरली पेट्री डिशेस में। तो आप इन सब सारे फंक्शन में देखो आपको कौन सा करेक्ट नहीं लग रहा है, इसको आप बताओगे आंसर में, कमेंट में आप डाल सकते हो इसके। तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हो गया आपका बेसिक्स हो गया आरएनए डीएनए के बारे में। आगे हम बढ़ेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस क्या होंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा डिटेल में देखेंगे जीएम क्रॉप के बारे में, फिर आपके जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, या फिर
आप जो आपके डिजीज़ की स्टडी है, तो वो नेक्स्ट क्लासेस में आपके देख कवर करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको सही लग रहा है कंटेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल और फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।